चलो, हम तुम लोगों को पिछले वीडियो में बतलाए थे शिवाजी के संदर्भ में कि शिवाजी की मृत्यु हो जाती है और शिवाजी की मृत्यु के समय उन्होंने अपना उत्तराधिकारी राजा राम को घोषित किया था। और राजा राम को जो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो संभाजी का सपना टूट जाता है, क्योंकि संभाजी को लगता था कि संपूर्ण साम्राज्य मेरा है और शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार की कड़ियाँ मेरे से जुड़ना चाहिए। ये कैरेक्टर है संभाजी। ध्यान रखना, संभाजी एक कैरेक्टर है जो पूरे प्रशासन के काम को देखने के लिए राजतंत्र में सत्ता को अपने हाथों में लेने को आतुर है। पहला पॉइंट तुमको हम बतलाए थे कि इसको सबसे पहले रखा गया था श्रृंगारपुरी के किले में। श्रृंगारपुरी के किले में यही वो कैरेक्टर है जो भाग के चला गया था मुगल सूबेदार दिलेर खां के पास ई कह के कि हमारे बप्पा तू मार, बदले में तोरा हम उच्च पद भी देंगे और पद देने के साथ ही साथ तुमको हम पैसा भी देंगे। ये चीज़ बड़ी नागवार गुजरा था शिवाजी को। शिवाजी को लगा था कि यार ये जितना उम्दा तरीके से इसका राजकीय परवरिश किया गया था, साम्राज्य के लिए ये बंदा उतना ही विध्वंसक है। और फिर श्रृंगारपुरी से इसको कन्वर्ट कर दिया गया था पन्हाला के किले में। तो अभी नज़रबंद है पन्हाला के किले में। नज़रबंद शब्द का क्या मतलब होता है? ध्यान रखना, नज़रबंद का शब्द का मतलब ये मत सोचना कि हाथ में हथकड़ी लगा दिया, पाँव में बेड़ी लगा दिया, ये सब कुछ भी मत सोचना। नज़रबंद शब्द का मतलब होता है कि आपको एक बिल्डिंग दे दिया गया, आलीशान तरीके से आप जिए, रहिए, खाइए, पिए, लेकिन वहीं रहिए, छटपटाइए नहीं। तो संभाजी को नज़रबंद कर दिया गया है पन्हाला के किले में। और शिवाजी के जीवन का अंतिम अभियान था कर्नाटक का अभियान। यारा जिस कर्नाटक के अभियान के उपरांत शिवाजी लौट कर आते हैं और शिवाजी लौट के आने के बाद 1680 में मृत्यु हो जाती है। संभाजी का सपना था कि शिवाजी मरेंगे तो साम्राज्य मेरे हाथों में होगा, लेकिन उसको लगा कि अरे ये क्या हो गया, वर्षों का सपना घंटों में जमींदोज हो गया, अब हम क्या करें। तो ये उस वक्त ये पन्हाला के किले में था और पन्हाला के किले से ही ये निकलते हैं। और हमीर राव मोहिते, नमा भूलना मना है, हमीर राव मोहिते। हम तुम लोगों को बोले थे किस स्टाइल से पढ़ोगे तो ज़रा लिख के बतलाना। तुम लोग लगता है वीडियो चख के छोड़ रहे हो। दावा है मेरा कि इस अंदाज में तुमको कहीं नहीं मिलेगा, आजमा के देख लेना। इतना इतना मटेरियल मिलेगा, रटते रटते पगला जाओगे। हमीर राव मोहिते के सहयोग से संभाजी के हाथों में शासन सत्ता की कड़ियाँ आ जाती हैं। ये अपने दम पर शासक बनता नहीं है और इस प्रकार संभाजी बतौर शासक के रूप में आ जाता है। संभाजी के हाथों में साम्राज्य है, संभाजी के हाथों में सत्ता है। संभाजी कैरेक्टर बहुत ताकतवर नहीं है। ये वो कैरेक्टर है जिसके पास साम्राज्य और शासन सत्ता को चलाने का, या कहोगे वो जो शिवाजी के पास था वो नहीं है, लेकिन एक व्यवस्थित सुसंगठित साम्राज्य मिला। तुम ही सोचो तुमको एक ऐसा दुकान बाबूजी के थ्रू मिले जहाँ एकदम वेल डन बसाया हुआ हो, तो तुमको करना क्या होगा? बाबूजी बिजनेस नहीं भी चले, नहीं दुकान जाए, तो तुमको काउंटर में बैठ के पैसे नहीं गिनना, यार कौन स्टाफ का क्या काम है, कहाँ से माल लाना है, ले जाना है। यहाँ प्रशासनिक गतिविधि स्पष्ट है, अष्टप्रधान का गठित है, साम्राज्य सूबों में बटा हुआ, आगे प्रशासन समझाएंगे। और वादा रहा मेरा पूरे शिवाजी के कालखंड का पूरा डेट रटाएंगे नहीं, एक भी रेट नहीं रटाएंगे, लेकिन एक भी डेट अगर छूट गया ना तो कुत्ता पाल लेना मेरे नाम का। एक ऐसा अनोखा जड़ी सुंघाएंगे जो मरोगे तो ले दे ऊपरे जाओगे, लेकिन पूरा कैरेक्टर पढ़ाने के बाद वो चीज़ होगा, क्योंकि उसका भी एक उम्र, एक स्टेज होता है, उम्र होता है। तो अभी तुम लोगों ने 3 पॉइंट देखा कि संभाजी को पहले श्रृंगारपुरी के किले में रखा गया था, उसके बाद इसको पन्हाला के किले में रखा गया, नज़रबंद किया गया, रखा गया। बप्पा मर गया, शिवाजी मर गए तो पन्हाला के किले में था, हमीर राव मोहिते के सहयोग से सत्ता को प्राप्त कर लिया, साम्राज्य ठीक चल रहा है। लेकिन ये एक बेवकूफ़ी कर बैठा। तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाए थे कि औरंगजेब का एक बेटा था अकबर, और वो अकबर भी संभाजी के ही टक्कर का था। वो भी बेटा यही सोचता था कि बप्पा मरता
तो सत्ता हमारे हाथ में आता तो हम साम्राज्य के शासन के काम को चलाते, लेकिन ओकरो भी बाप के मरे के कोई गुंजाइश नहीं था। तो वो बंदा का किया था कि 1681 में औरंगजेब का बेटा अकबर, अकबर द ग्रेट मत सोचना, वो दूसरा है, ये अकबर द बोका है, ये औरंगजेब का बेटा, ये बगावत किया था और बगावत करके दक्षिण भारत आया था। और जब दक्षिण भारत ही आया तो दक्षिण भारत आने के बाद इसको सपोर्ट किया था किसने? संभाजी ने। संभाजी ने ही औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को शरण दिया। तो ये शरण दिया किसको? अकबर को। शरण दिया किसको? अकबर को। अब बतलाओ कि जब अकबर को शरण दिया तो किसी भी कीमत पर औरंगजेब बख्शेगा क्या? औरंगजेब एकरा रुइया धुने टाइप पर धुनने को तैयार था, क्योंकि इसने शरण दिया। ये तो बेटा भाग गया मराठा से, पहले भाग गया इराक, बच गया संभाजी, क्योंकि इसके पास साम्राज्य थी, सत्ता थी। अब औरंगजेब पूरी ताकत के साथ संभाजी के ऊपर सैन्य अभियान चला दिया। उसको लग गया कि अगर इसके साम्राज्य को, संभाजी को नेस्तानाबूद कर दूं तो सत्ता की कड़ियां मेरे हाथों में होगी और सारा कुछ हम अपने अनुरूप कर लेंगे। लगातार आक्रमण पर आक्रमण किया जा रहा और अंततः संभाजी पकड़ा गया। संभाजी को पकड़ने के बाद गर्दा उड़ा के औरंगजेब के सैनिकों ने मारा, बेरहम तरीके से मारा। इतना जैसे नहीं होता है कोई बुतरू को पहले मारो तो मारोगे तो पहले रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, डरेगा, लेकिन जब ढेर मार देगा थथरा जाएगा, लास्ट में कहेगा नहीं तो हमारा मोराइए ले। उसी पैटर्न पर संभाजी आ चुका है। संभाजी को मौत का खौफ और मार का भय खत्म हो गया। भाई लोग इतना धर के कूटा है इसको, और इतना अधिक पिटाने के बाद संभाजी की स्थिति जो हो गई बदतर। इसको पकड़ के लोग ले गया औरंगजेब के पास। अब औरंगजेब के पास ले गया तो औरंगजेब उसकी स्थिति को देख करके तरस खाता है, और जब उसकी परिस्थिति को देख करके तरस खाता है तो वही पूछता है उसको। पूछता यही है कि बतलाओ कि तेरे साथ क्या व्यवहार किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तो यार ये गुमसुम रहा संभाजी। फिर औरंगजेब को लगा कि साला मरलका को कौन सी मारेंगे, तो अपने बेटा मरल है। तो उसको कहा कि देख बाबू, तू 3 सवाल के जवाब दे दो, अगर दे दिया तो हम तुमको छोड़ देंगे, साम्राज्य भी वापस कर देंगे। बोल 3 सवाल क्या क्या था? कहा कि तुम्हारी भविष्य की योजना क्या है सो बता दो, तुम्हारे पास गुप्त धन कितना है सो बता दो, और किला कितना है। गुप्त धन, कुल किला, भविष्य की योजना। गुप्त धन, कुल किला और भविष्य की योजना कहा बता दो। जानते हो ये भी मराठा खून था, भले बोका था लेकिन था शिवाजी का बेटा, मारा भूचाल एक तरह से। इसको भी लगा कि साला मारे तब को ये क्या करेंगे। ये कहा औरंगजेब को कि देख औरंगजेब, तू एक के शर्त पर तो हम बताने को तैयार है, तू एक के काम कर दो। कहा कि काम तुमको ये करना है कि तू अपन बेटी की बियाह हमरा से करा दो। यार औरंगजेब का साला टावरे छोड़ दिया कि बप्पा की काल को रे। तत्काल औरंगजेब आदेश दिया कि बेटा की जीभ काट लो। उसका जीभ काट लिया गया। और औरंगजेब ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसके शरीर का एक एक अंग काटो, बोटियों में कन्वर्ट करो और कुत्तों को खिलाओ। इतिहास गवाह यारा, भारत के इतिहास में इतना घृणित हत्याकांड बहुत रेयर देखने को मिला है। जान के आश्चर्य लगेगा कि जब इसकी मृत्यु हो गई, प्रत्येक दिन शरीर के एक एक अंग को काटा जाता, बोटियों में कन्वर्ट किया जाता, कुत्ते को खिलाया जाता। परिणाम यह हुआ कि जब ये मरा था तो मरने के बाद इसकी चमड़ी उधेड़ दी गई थी, और चमड़ी उधेड़ करके इसको एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है पोरे गांव। पूरे गांव नहीं बोल रहे हैं, पोरे गांव में घुमाया गया। भारत के इतिहास के घृणित हत्याकांड में से एक कांड है। दूसरा बड़ा चीज़ क्या हुआ कि इसका पेशवा कौन था? पेशवा मतलब प्रधानमंत्री। इसका पेशवा था नीलोपंत। ध्यान रखना, नीलोपंत पेशवा है। क्या है? पेशवा है। कुछ नहीं दिमाग में रखना, पान वर्ड रखना, धर देना, प से पेशवा, न से नीलोपंत। और इसका सलाहकार कौन है? कवि कलश। सलाहकार कौन है? कवि कलश। तो सलाहकार इसका कवि कलश है, पेशवा इसका नीलोपंत है। और अंततः संभाजी को जब मरा तो एक बहुत हैवी कंसेप्चुअल चीज़ बतला रहे हैं। संभाजी की मृत्यु के उपरांत इसके तमाम बीबी
और बच्चों को औरंगजेब अपने साथ ले गया। औरंगजेब इसके बीवी बच्चों को इस मकसद से साथ ले गया कि ताकि संभाजी का कोई बाल बच्चा नहीं रहेगा, बीवी नहीं रहेगी तो कोई उत्तराधिकारी नहीं रहेगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि कोई बीवी बच्चा नहीं रहेगा तो उत्तराधिकारी नहीं रहेगा। अब जब ही लेकिन ध्यान लो, मराठा साम्राज्य है ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, रस्सी पूरी जल चुकी है, लेकिन ऐंठन एक नहीं गई है। मराठा साम्राज्य के कर्ता धर्ताओं ने उन परिस्थितियों में अपना उत्तराधिकारी जो चुना वो राजा राम को चुना। तो अगला कैरेक्टर कौन होगा? राजा राम। अब जरा तुम लोग PDF देख लो, हम इतना पॉइंट बतलाए हैं, बत बोलो पहले कहाँ था? श्रृंगारपुरी के किले में, फिर कहाँ लाया गया? पन्हाला के किले में। पिता की मृत्यु, शिवाजी की मृत्यु के समय कहाँ था? पन्हाला में। किसके सहयोग से सत्ता प्राप्त किया? हमीर राव मोहिते। इसने किसको शरण दिया? तो अकबर को। अकबर किसका बेटा है? औरंगजेब का। इसकी हत्या के बाद कहाँ रखा गया? पोरे गांव में। इसका सलाह पेशवा कौन था? तो नीलोपंत। सलाहकार कौन था? तो कवि कलश। ले लो PDF रटते रहो। श्रृंगारपुरी में नजरबंद था, मृत्यु के समय पन्हाला के किले में था, हमीर राव मोहिते के सहयोग से गद्दी प्राप्त किया, अकबर को शरण दिया, पेशवा नीलोपंत, कवि कलश, पोरे गांव में हत्या। ये सब डेट तुमको रटने की जरूरत नहीं। निश्चित रूप से कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और करवाना अभी ज़रूरत है। फलदार बनने दो, गाली दोगे बदले में आशीर्वाद देंगे, लेकिन गाली सुनने लायक बना दो, मतलब वट वृक्ष तैयार कर दो। संभाजी हमको उम्मीद है कि इतना पॉइंट आ गया होगा। ध्यान रखना, इसका डेट का एक हम कोड देंगे, वो कोड अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय होगा। और कह तो रहे हैं कि मरने से 5 मिनट पहले भूलोगे। अगर भूलने लगा तो सोचना कि बेटा अब मरना तय है, नहीं अगर भूला तो एकदम तय मानना कि ले दले ऊपरे जाएगा। अब इस तुमको समझा चुके हैं कि इसके बाद शासक बना है कौन? तो अकबर। जब अकबर शासन बना है, फिर स्पीच सुन लो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। अकबर कह रहे हैं अब ये शासक बना है कौन? राजा राम। ध्यान रखना, राजा राम ये वो कैरेक्टर है जो संभाजी का छोटा भाई है, बट नेचुरल है। इसके पास प्रशासनिक योग्यता, क्षमता, दक्षता, प्रशासन का अनुभव कुछ भी नहीं है। तो इसको प्रशासन के काम में सहयोग करने के लिए एक व्यक्ति को चुन दिया गया और उस व्यक्ति का नाम था सूर्यजी पिसाली। नाम क्या है? सूर्यजी पिसाली। नहीं दिमाग रहेगा तो साली शब्द दिमाग में रहबे करेगा। एक आधार पर टिक लगा देना कि राजा राम की साली। सूर्यजी पिसाली ये जो है सूर्यजी पिसाली, यही सूर्यजी पिसाली राजा राम के प्रशासनिक गतिविधियों में सहयोग प्रदान करता। लेकिन औरंगजेब को भी लगा कि ढहते साम्राज्य पर एक प्रहार क्यों नहीं। जब संभाजी को इतना कूट चुके हैं, उसके बीवी बच्चा को अपने पास रख चुके हैं, तो राजा राम किस खेत का गाजर है, इसको भी काहे ने हम लोग फूंच के चबा के खाइए जाए, ये औरंगजेब का कंसेप्ट है। यही कारण है कि वो नॉन स्टॉप आक्रमण कर रहा है यारा। राजधानी रायगढ़ है और रायगढ़ का किला अभेद दुर्ग था। रायगढ़ के किले को भेद पाना औरंगजेब के औकात के बाहर की बात थी। लगातार तोप से तोप दागे जा रहा है, लेकिन किला पर कोई टस से मस प्रभाव नहीं हो रहा है। अगर किसी किला को देखा होगा तो देख के आश्चर्य में पड़ जाओगे कि साला इतना चौड़ा चौड़ा और इतना मोटा मोटा चट्टान को भगवान जाने कौन कुली ढोता होगा। मतलब उस कहने का मतलब है उस पर गोला बारूद फटेगा भी तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यही सीन यहाँ चल रहा है। तब औरंगजेब को लगा कि यहाँ राजनीति काम नहीं आएगी, यहाँ कूटनीति का सहारा लेना होगा। और इसी कूटनीति का सहारा लेने के उद्देश्य से उसने क्या किया, उसने सीधे तौर पे अपना एक मैसेंजर भेजता है सूर्यजी पिसाली पर। मैं पुनः दोहरा दूं कि सूर्यजी पिसाली वो कैरेक्टर है जिसके ऊपर राजा राम आंख बंद करके भरोसा करता है, क्योंकि सूर्यजी पिसाली टैलेंटेड व्यक्ति है, प्रशासनिक तजुर्बा है, प्रशासन में अनुभव है। लेकिन यही अब औरंगजेब भेजता है अपने मैसेंजर को सूर्यजी पिसाली के पास। और सूर्यजी पिसाली के पास जब उसका मैसेंजर पहुंचता है, सूर्यजी पिसाली के पास जब उसका मैसेंजर पहुंचता है तो सूर्यजी पिसाली को समझाता है कि बंदा जुड़ना है तो बादशाह से जुड़ो ना, प्यादे से जुड़ के क्या पाओगे। अगर औरंगजेब मुगल बादशाह है, अगर इस साम्राज्य को हरा दिया जाता है तो पैसा भी मिलेगा और उच्च पद भी मिलेगा। सूर्यजी पिसाली विश्वासघात करने को तैयार हो गया। और जब तैयार हुआ तो सूर्यजी पिसाली ने कहा
कि जब हम किले पर चढ़ेंगे और जिस ओर हम इशारा करेंगे, जिस ओर हाथ का इंडिकेशन देंगे, तोप का मुंह उस ओर मोड़ देना, किला टूट जाएगा। क्योंकि बरसात के समय किला टूटा था, अंदर से मरम्मत किया गया था। बाहर से देखने से तो मजबूत लग रहा है, लेकिन अंदर से खोखला है, कमज़ोर है। यही हुआ और सूर्य जी पिशाली के विश्वासघात के कारण किला टूट गया। यही कारण है कि इसको भागना पड़ा और राजधानी बदलते रहना पड़ा। राजधानी चला जाता है जिंजी, रायगढ़ था, जिंजी गया और फिर सतारा गया। इस प्रकार राजधानी परिवर्तन का दौर चला और यहाँ से राजा राम अव्यवस्थित हो जाता है। और राजा राम की अव्यवस्था की जो कहानी आती है, ये बेचारा भागता फिरता है, ये शरण लेता है पन्हाला के किले में। किसके किले में? पन्हाला के किले में। और सिंहगढ़ में इसकी हो जाती है मृत्यु। लेकिन सिंहगढ़ में जो इसकी मृत्यु होती है, सिंहगढ़ में इसकी मृत्यु होती है, मैंने राजधानी कहाँ चला गया? रायगढ़ से जिंजी, जिंजी से सतारा। शरण कहाँ लिया? पन्हाला के किले में। मृत्यु कहाँ हुई? सिंहगढ़ में। फिर से देख लो, सूर्य जी पिशाली का विश्वासघात है। यही कारण है कि रायगढ़ के किले के जर्जर हो चुका है। भाग के राजधानी जिंजी को लाया, पुनः सतारा को लाया, पन्हाला के किले में ये रहे, शरण लिए और सिंहगढ़ में इनकी मृत्यु हो गई। अब जो बोलने जा रहे हैं वो होश उड़ाने लायक है। इन्होंने एक पद की रचना की जिस पद का नाम था प्रतिनिधि। ध्यान रखना, प्रतिनिधि पद के रचयिता यही हैं। ये प्रतिनिधि पद है क्या, सो समझना। शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान है, 8 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। जो प्रशासन के काम को देखता है वो अष्टप्रधान था। लेकिन इन्होंने एक नया पद जोड़ा और सर्वोच्च पद जोड़ा प्रतिनिधि का। अर्थात राजा राम के समय में प्रधानों की संख्या 9 हो गया। अष्टप्रधान शिवाजी पूछेगा तो शिवाजी होगा, 9 प्रधान पूछेगा तो राजा राम होगा, और 7 प्रधान पूछेगा तो अगला एपिसोड में बताएंगे कि 7 प्रधान कैसे होता है। ये मर चुका है बंदा, मरने के बाद अब स्थिति ये हो गई कि अगला शासक बनेगा कौन? हाँ, राजा राम। राजा राम को हाँ, राजा राम रायगढ़ में राज्याभिषेक करवाया। राजधानी रायगढ़ के बाद जिंजी सतारा क्यों गया ये जान रहे हो? संभाजी को पुत्र सहित उसके परिवार को ले गया, जो समझा चुके हैं। यही मराठा मंडल का विशालगढ़, सिंहगढ़ नहीं, पन्हाला नहीं, विशालगढ़, वहाँ गलत लिख दिए, विशालगढ़ में ही शरण लिया। प्रतिनिधि पद के सृजन करता है। सूर्य जी पिशाली का विश्वासघात है और सिंहगढ़ में मृत्यु है। मतलब ये शरण लिए हैं कहाँ पर? विशालगढ़ में। शरण लिए पन्हाला नहीं, ये शरण लिए हैं कहाँ पर? विशालगढ़ में। ध्यान रखना, विशालगढ़ में। पूरा हिस्ट्री ऐसे ही जुबानी पढ़ा देंगे यार, एक पेज के नोट्स में चाहोगे तो तुम लोग सलट के रख लोगे। और इस प्रकार तुम्हारे पास राजा राम की हो गई क्या? मृत्यु। राजा राम की मृत्यु कहाँ हुआ? तो सिंहगढ़ में हुआ। अब इसकी मृत्यु के बाद शासक बनेगा कौन? परिस्थिति बद से बदतर है। साम्राज्य का ये वो हालात है जिस हालात में औरंगजेब को लगा कि अब तो आत्मसमर्पण के अलावा कोई उपाय नहीं है। लेकिन हद तो तब हो गया यारा जब लोगों ने शासक बना दिया किसको? तो राजा राम की विधवा को। और जानते हो मराठा कुल की वीरांगना किसे कहा गया है? तो मराठा कुल की वीरांगना कहा जाता है ताराबाई को। अब शासिका बन गई कौन? ताराबाई। अब जरा अंदर की कड़ी को सोचना, ताराबाई शासिका नहीं है। शिवाजी इसका जो कैरेक्टर है, राजा राम की विधवा है ताराबाई। और राजा राम का एक नवजात बच्चा था जो जन्मा ही था, जिसका नाम था शिवाजी द्वितीय। अच्छा लोग बाउंसर खाता है, यहाँ गड़बड़ाना मत। मतलब ऑफिशियली फॉर्मेट में शिवाजी द्वितीय को राजा बनाया गया। लेकिन कोई जन्मा हुआ बच्चा शासन के काम को कर नहीं सकता, इसलिए ताराबाई को बतौर शासिका के रूप में लाया गया। मतलब ताराबाई केयर टेकर है किसकी? तो ताराबाई केयर टेकर है शिवाजी द्वितीय की। मराठा साम्राज्य जर्जर हो चुका है, टूट चुका है। साम्राज्य की कड़ियाँ इस कदर बिखर चुकी है कि अब निखरने का कोई गुंजाइश नहीं है।
लेकिन सच तो यही है कि जो प्रतिकूल परिस्थिति में काम करने का मादा रखता है यारा, इतिहास वही रचता है, और यही काम ताराबाई ने किया। मराठा कुल की ये वो महिला थी जिसने तमाम पुरुषों से आरजू मिन्नत की कि रायगढ़ के किले को संवारा जाए, सजाया जाए, पुराने दिन लौटाया जाए। लेकिन मराठा कुल के तमाम करता धरता, तमाम सुरमा भोपाली को लगता था कि महिला है क्या खाक प्रशासन के काम को करेगी, वो भी तब जब मराठा साम्राज्य की 2 पीढ़ियों को औरंगजेब ने रौंद के रख दिया है तब। लेकिन सीधी सी बात है कि जिसके पास कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती, उसके सामने बाधाएं सामने नहीं आती। और यही होता है यहाँ पर, सीन यही है कि इसने अपने दम पर यारा रायगढ़ के किले को पुनर्जीवित कर दिया। मराठा साम्राज्य के तमाम उन लोगों को, जिन लोगों को लगता था कि मेरे बगैर साम्राज्य चल नहीं सकता, उसके गालों पर पड़ने वाला एक ऐसा करारा तमाचा था जो इस महिला ताराबाई ने दी। यही कारण है कि इसको मराठा कुल की वीरांगना कहा जाता है। मराठा कुल की वीरांगना कहलाई कौन? ताराबाई। मराठा कुल की वीरांगना कहलाई कौन? ताराबाई। और तो और औरंगजेब को भी समझ में आ गया कि झूठ-मूठ में हम लड़ के इसके साथ हैं। छापामार शैली में इन लोगों को पकड़ पाना, पार पाना बड़ा मुश्किल है यारा। औरंगजेब शारीरिक रूप से जर्जर हो चुका है, लेकिन मानसिक रूप से आज भी उतना ही तीक्ष्ण है। अब उसको लगने लगा कि जिस 1681 से लेकर अभी तक 1707 के कालखंड तक आ चुके हो, ये लगातार मराठा साम्राज्य की 4 पीढ़ियों के साथ जंग लड़ा। एक प्रकार से शिवाजी, संभाजी, राजा राम और ताराबाई। लगा कि कहीं देर ना हो जाए, और इसी ताराबाई के समय में औरंगजेब उत्तर भारत की ओर मूव करता है। तो औरंगजेब जब उत्तर भारत की ओर मूव करता है तो ये जहाँ पर सैनिक कैंप छावनी लगाए हुए था, ताराबाई की दिलेरी को दिल से दाद देना होगा, उसने उस कैंप पर आक्रमण कर दिया। और जो कैंप पर आक्रमण हुआ ने औरंगजेब को भी समझ में आ गया कि इस महिला को संभाल पाना बड़ा मुश्किल है। और इस प्रकार ताराबाई तेज नहीं थी, ढेर तेज थी। दबंगई और प्रभुत्व इसने इस कदर दिखाया जिसका जलवा ये जलाल आगे देखने को मिलेगा। और इस प्रकार ताराबाई के कालखंड में औरंगजेब जो है वापस जा रहा होता है, और 1707 में औरंगजेब मर जाता है। अगर तुम लोग पहला वीडियो से देखा होगा तो हिस्ट्री में तो धमाल मचा दोगे, चाहे यूपीएससी दो, चाहे जेपीएससी दो, चाहे रेल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पढ़ा तो रहे फुल कंसेप्चुअल। 1707 में मरता है। तो औरंगजेब के मरने के बाद शासक इधर बनता है बहादुर शाह प्रथम, जहाँ से हम तुम लोगों को समझाए हैं। और ताराबाई के हाथों में शासन सत्ता की कड़ियाँ हैं। औरंगजेब ने गिरफ्तार कर रखा है। औरंगजेब ने गिरफ्तार कर रखा है किसको? तो औरंगजेब ने गिरफ्तार करके रखा है संभाजी के तमाम बीबी और तमाम बच्चों को। यही कारण है कि अब स्थिति जो है ऐसा प्रतिकूल हो चुका है कि संभाजी के किसी बीबी और किसी बच्चे को छोड़ा नहीं गया है। राजा राम शासिका है, निर्द्वंद निर्विकार है। लेकिन यही कंसेप्ट तुम अब अगला कड़ी के लिए बचा के रखना, क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ा कंसेप्चुअल चीज़ निकला। कंसेप्ट क्या रखना है कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई है ताराबाई के कालखंड में। औरंगजेब के मरने के बाद उसका बेटा बहादुर शाह प्रथम शासक बनता है। ताराबाई मराठा कुल की शासिका है। औरंगजेब ने संभाजी जो शासक था उसकी बीवी और बच्चों को अपने पास बंधक रखा है। तो एक बार फिर कह रहे हैं, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम तुम लोगों को देख लेंगे, बदले में जो मिलेगा वो भी अनमोल होगा, और जो तुम लोग भी कर दोगे मेरे लिए भी अनमोल होगा। जय हिंद, जय भारत। दीपावली की शुभकामनाएं मेरी ओर से।